हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर 24 नवंबर का क्वेश्चन पेपर है। 24 नवंबर का कल शिफ्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग शिफ्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का है। पहले पार्ट में यहाँ पर आपको पेपर 1 दिख रहा होगा। जिनका भी सब्जेक्ट पंजाबी था उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। पेपर 1 में यहाँ हम लोग पेपर 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन पहले है, लेकिन डीआई के क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिससे जो हम लोग का टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो सके। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो थ्योरी क्वेश्चन पे पहले चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे डीआई के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो थ्योरी का था वो ये था कि कौन सा इसमें से उच्चतम स्तर का शिक्षण है, मतलब कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर था, क्या आंसर था इसका सही? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि विमर्शी रिफ्लेक्टिव दूसरा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को चाहे तो रीड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर हिंदी में देखिए, किशोरों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। और इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लीजिए चाहे तो। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल, रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस और इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पीयर ग्रुप। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं। कोड वाले मतलब आपको ऊपर 4 से 5 पॉइंट दिए होंगे और नीचे उसका सही आंसर आपको कोड में बताना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। यानी कि अधिगम को प्रभावी करने वाले ऐसे कौन से कारण हैं जिसको कि आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए प्रेरणा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मोटिवेशन। उसके अलावा आपकी जो एप्टीट्यूड है, यानी आपको कितना उसके बारे में ज्ञान है, आपकी क्षमताएं क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जो आपकी नॉलेज में नहीं है या आपको पसंद नहीं है। अगर आपको अभिरुचि होगी, यानी उसमें अगर आपका मन नहीं लगेगा, तो भी वो शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जो आपके लर्निंग को इफेक्टिव बनाती हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था मैचिंग का, जिसको कि सॉल्व किया गया था। यहाँ पर बोला गया था इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग कोर्सेज थ्रू स्वयं। तो स्वयं के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के बारे में बात हो रही थी। तो एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन, इग्नू पोस्ट स्कूल एजुकेशन, सीईसी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, और यूजीसी जैसा कि आप जानते हैं हायर एजुकेशन से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा, स्नातकोत्तर शिक्षा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अ टीचर शुड, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित। यहाँ पर यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित, यानी कि जब लर्नर को ज्यादा आप फोकस करते हो, ठीक है, कि उसको चीजें समझ में आए। जब हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को अपनाते हैं तो क्या किया जाना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, यानी छात्र के अधिगम को आसान बनाना चाहिए। जैसे ही वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसको कठिन नहीं लगेगा, तो वो चीज़ों को समझने लगेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो लर्नर को अच्छे से समझ में आए, तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए कि उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाए, उस चीज़ को ईजी बनाए, जितना हो सके एग्जाम्पल का, डेमोस्ट्रेशन का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च एफर्ट इज नोन एज,
किसी शोध प्रयास का स्वतंत्र सत्यापन क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है पुनरावृत्ति, यानी कि रिप्लिकेशन। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च एफर्ट इज नोन एज रेप्लिकेशन, इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च? मात्रात्मक शोध के बारे में यहां पर आपको बताना है कि क्या चीजें सही होंगी। क्या आंसर सही होगा इसका? मात्रात्मक शोध, जहां पर कि हम क्वांटिटी में कोई चीज की बात करते हैं। हिंदी में देखिए इसे, कौन सी मात्रात्मक शोध की विशेषता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी निर्धारित चरों का मापन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अभी निर्धारित जो वेरिएबल्स हैं उनको मेजरमेंट किया जाता है, किसमें? मात्रात्मक शोध में। उसके अलावा क्या होएगा, प्रश्न मानकीकृत होते हैं। उसके अलावा यदि प्रतिदर्श का आकार बड़ा है तो निष्कर्षों का आसानी से सामान्यीकरण किया जा सकता है। यानी अगर सैंपलिंग हमने ज़्यादा ली है, हमने ज़्यादा प्रतिदर्श निकाले हैं, तो वहां पर हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा आपका थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर आ गया आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें, रिसर्चर्स इन हिस्ट्री आर मिथ मेकर्स। इतिहास शोधकर्ता मिथक निर्माता होते हैं। वेरियस मूवमेंट इन सोशल हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री हैव प्रोवाइडेड न्यू नरेटिव्स फॉर हिस्ट्री रिसर्चर्स। इतिहास शोधकर्ता मिथक निर्माता होते हैं और सामाजिक इतिहास, नए इतिहास में विभिन्न आंदोलनों ने इतिहास शोधकर्ताओं के लिए नए आख्यान उपलब्ध कराए हैं। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इतिहास के जो शोधकर्ता है वो मिथक निर्माता होते हैं। रिसर्चर इन हिस्ट्री और मिथ मेकर्स, क्योंकि उनको ओरिजिनलिटी ही नहीं पता, क्योंकि वो इतिहास में तो रहे नहीं है, तो वो जो उसके फैक्ट होते हैं उसी के आधार पर ही शोध करते हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विमर एंड डोमिनिक द सिक्वेंशियल स्टेप्स इन कंटेंट एनालिसिस आर। विमर और डोमिनिक के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। ये न्यू क्वेश्चन है और हो सकता है ये आपसे दोबारा भी पूछा जाए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सीक्वेंशियल स्टेप बताने हैं कंटेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू वाइमर एंड डोमिनिक। हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इसको थोड़ा और जूम करके मैं देखती हूँ, आपको दिखा दूं। चलिए देखिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा, शोधकर्ता के द्वारा प्रश्नों या परिकल्पनाओं का निर्माण करना, ये पहले आएगा। फिर आएगा समष्टि को परिभाषित करना। उसके अलावा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा जो आएगा वो आएगा उचित प्रतिदर्श का चयन करना। फिर चौथा पॉइंट आएगा विश्लेषण की इकाई और श्रेणियों की संरचना पहचान करना, और लास्ट में आएगा इसका निष्कर्ष निकालना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये न्यू पैटर्न से है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। एथिकल कॉन्सेप्ट और उसके सोर्स। मैचिंग है एक एथिकल कॉन्सेप्ट, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स, यूटिलिटरिज्म, गोल्डन मीन और थ्योरी ऑफ जस्टिस, और किसके द्वारा करी गई है, जो सोर्स हैं वो आपको बताने हैं।
क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? निरपेक्ष आदेश कांट के द्वारा दिया गया, उपयोगितावाद मिल के द्वारा दिया गया, स्वर्ण माध्य किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु के द्वारा दिया गया, और न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चले, नहीं तो ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। इन द ट्रांजेक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द एलिमेंट्स आर, समव्यवहारिक संप्रेषण में तत्व कैसे होते हैं? ट्रांजेक्शनल टाइप होते हैं जहां पर दो जगह से बातें हो रही होती हैं। जब इस तरीके की बातें हो रही होती हैं ट्रांजेक्शनल में, दो इसके बेस होते हैं, तो वहां पर इंटर डिपेंडेंट यानी परस्पर निर्भर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जहां जहां दो सोर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इनमें से क्या ऐसी चीज है जो अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल संप्रेषण को प्रभावित करती है? और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। ये तीन चीजें होती हैं जो अशाब्दिक संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। नॉन वर्बल संस्कृति, नॉन वर्बल में क्या आएगा? संस्कृति आएगी यानी कल्चर आएगा, भौगोलिक स्थिति आएगी और सांदर्भिकता आएगी, यानी ये तीन चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफर and communication must include the transfer and understanding of message and their meanings. Achieving perfect communication is a technical possibility, यानी कि संप्रेषण में संदेशों और उनके अर्थों का अंतरण और बोध अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। परिपूर्ण संप्रेषण का लक्ष्य प्राप्त करना एक तकनीकी संभाव्यता है। क्या ऑप्शन इसका सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है वो गलत है, कि परिपूर्ण संप्रेषण का लक्ष्य प्राप्त करना एक तकनीकी यानी टेक्निकल प्रोबेबिलिटी है, ये चीज गलत है। जबकि संप्रेषण में संदेशों और उनके अर्थों का अंतरण और बोध अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट एल, ये वाला क्वेश्चन आपका 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखा गया है, दोबारा फिर आ गया है, तो इसको ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन इज, रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण कृत्यों का सही क्रम कौन सा है? और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नियंत्रण, अभिप्रेरणा, भावात्मक अभिव्यक्ति और जानकारी। संप्रेषण कृत्यों का सही क्रम रॉबिन्स के अनुसार ये सभी होगा। Which of the following are the traits of the competent communicator? कौन से सक्षम संप्रेषण के लक्षण हैं? हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, कौन से सक्षम संप्रेषण के लक्षण हैं? सचेतता, नई जानकारी की ग्रहणशीलता, कोई क्रिया करने से पहले उसके बारे में सोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सक्षम संप्रेषण के लक्षण ऑप्शन नंबर ए माइंडफुलनेस,
receptive on new information, thinking before acting. Next question is, what comes next in the sequence? यहां पर अगली संख्या कौन सी आएगी? क्या होगा इसका सही आंसर? 1 2 2 4 8 32। क्या आंसर होगा इसका सही? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 256 होगा इसका सही आंसर। क्या आंसर सही होगा इसका? जल्दी से बताइए तो, कैसे आंसर आएगा इसका? देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, 2 4 मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 इंटू 2 कितना आंसर आएगा? 2। 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 8 को मल्टीप्लाई आपस में किया तो कितना आया? 32। सेम ऐसे ही फिर से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 32 में, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 256। आपस में संख्याओं का मल्टीप्लाई करके नई डिजिट बनानी है 256। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर 32 का मल्टीप्लाई आपको करना होता 256 में। ठीक है, नेक्स्ट संख्या के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया है। यदि 7 व्यक्ति किसी मकान को 30 दिन में बना सकते हैं तो 3 व्यक्तियों को उस मकान को बनाने में कितने समय लगेंगे, बशर्ते कि वो सभी समान दर से कार्य करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, साथ ही डीआई सॉल्व कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी डिटेल बताएंगे। अभी छोटा सा वीडियो बनाएं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।